अचानक मेरे गांव के एक आदमी नंदू मेरे छोटे बेटे से मिलते हैं और कहते हैं कि सुमंत बेटे, तुम्हारे माँ का देहांत हो चुका है। तुम्हें नहीं पता? सुमंत बोला, ना नहीं, अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदा कर नंदू एक ऑटो रिक्शा रोक उसमें अपना सामान रखते हुए बोला, खैर अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 18 तारीख को वहीं मिलूंगा, धीरज रखना। और सुमंत की पीठ थपथपाई व रवाना हो गए। सुमंत को क्षण भूत बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया। विचारों के भंवर से बाहर निकल सुमंत ने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर की तरफ मुड़ गया। उसे अचानक आया देख शालिनी घबरा उठी। पानी का गिलास थमा चिंतित आवाज में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? सुमन सिर्फ हाँ में जवाब दिया। फिर दफ्तर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? शालिनी सुमंत का कंठ सूख गया। माँ नहीं रही। ओह, कब, कैसे? 7 दिन हो गए। क्या? वह लगभग चीख पड़ी। 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं? किसने कहा आपसे? नंदू जी ने यहाँ किसी काम से आए थे, अकस्मात बाजार में मिल गए। मगर शालिनी अचकचाई। अजीब बात है, आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं? बड़े भैया का भी फ़ोन नहीं आया क्या? उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी। लगता तो यही है। भारी मन से फ़ोन उठा सुमंत ने सोमेश भैया को फ़ोन किया। खबर सुनकर सोमेश को भी बेहद आश्चर्य हुआ। कमाल है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव-गांव में एसटीडी का सुविधा उपलब्ध है। कहीं नंदू जी को गलत समाचार तो नहीं मिला है? नंदू भैया? नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने खुद उनको फ़ोन किया था। नंदू जी के बेटे की शादी 10 दिन पहले हुई थी, इसलिए दाह संस्कार व उठवाने में वे नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 11वें पे जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुमंत बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। घर फ़ोन लगाया, किसको लगाता? वहाँ किसी का नंबर भी तो मालूम नहीं। आपको मालूम है? बड़े बेटे सोमेश ने कहा। फिर इस खबर की पुष्टि कैसे करें? दीदी को फ़ोन लगाकर पूछें? हंसेंगे नहीं वो लोग हम पर। ऐसा करते हैं, कुछ सोचकर सुमंत ने उसे फ़ोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और सोमेश के फ़ोन रखने के बाद सुमंत ने अपनी पत्नी को कुछ समझाया। फिर मेघना ने सुमंत की बहन बेला को फ़ोन लगाया और उधर से फ़ोन उठाने पर मेघना ने पूछा, हेलो, टकलपुर वाली बेचा है? मैं उसकी सहेली सेवंती यहाँ बैतुल आई थी, सोचा मिल। क्या, कब? ओह, अच्छा अच्छा। और फ़ोन रख दिया। सुमंत सिर पकड़ बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई। सगे बेटों को दाह संस्कार के बाद उठवाने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब वहाँ नहीं पाया होगा तो ओह, कितनी बदनामी हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर सुमंत की गर्दन झुक सी गई। सोमेश को फ़ोन से सूचित कर वह जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। 12 घंटे का सफ़र था। रास्ते पर इसी उधेड़-बुन में कट रहा था। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही मेघना ने नथुने फुलाते हुए आशंका प्रकट की और बोली, मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माँ जी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। सुमंत ने कहा, अरे सीधी सी बात है, हम सब पहले पहुँच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते। लेकिन अब न पहुँचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है। घृणा से मेघना का स्वर विषैला हो गया। सुमंत ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उतरता रहा। अगले दिन सुबह 10 बजे के लगभग दोनों अपने गांव पहुंचे। पिताजी बाहर बैठक के एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोकाकुल बैठे थे। रिक्शे से उतर सुमंत ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी की गोद में मुंह छुपा जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया यह सब? हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए आंखें मूंदे होठों को कसकर भींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। उधर मेघना रिक्शे से उतरकर घर के अंदर जा अपने झूठे विलाप से पूरे घर को गुंजाने लगी। मेरे से लिपट कर फूट फूट कर रोते हुए मेरे कंधे को तर्क कर दिया उसने। 3-4 मिनट तक सुमंत और मेघना दोनों का यह करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से सिर उठा सुमंत ने भीगे स्वर में शिकायत की, आजकल तो इतने साधन हो गए, हमें फ़ोन तो करवा देते। करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फ़ायदा तो है नहीं। पिताजी बोले, क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। सुमंत को यूँ लगा मानो भरी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए गए हों उस पर। सब पकाते हुए सिटपिटा कर हकलाने लगा, ऐसा कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते। और जीते जी बात काटते हुए पिताजी का कंठ हठात रूंध गया। सुमंत कुछ न कह सका। उसके लिए मुंह छुपाना दुश्वार हो गया। पिताजी ने ऐसे
बेरुखी की उसने अब सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक ही बार में उसका पूरा जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहाँ बैठे पांचों रिश्तेदार होठों पर मुस्कान लिए मन ही मन सुमंत की स्थिति का आनंद लेने लगे। सुमंत के लिए वहाँ बैठना अब मुश्किल हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? उसी समय पिताजी के दूसरे बेटे सोमेश और शालिनी का रिक्शा रुका। शालिनी रोती हुई अंदर चली गई। सोमेश पिता के गले से लिपट स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसू से तर था। बस स्वर में हाय माँ ओह माँ का विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकिचियाँ लेते हुए पिता को उलाहना दिया। खबर तो करनी थी हमें, कैसे करता? बात काट पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फ़ोन करने जाता? किसी को भी कह देते। ऐसे वक्त तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा, आज के ज़माने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता तो परायों के लिए कौन खटकता है? सोमेश सकपका गया। वह समझ नहीं पाया कि पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष मार रहे हैं। अचकचा कर उसने मुख देखता रह गया। वह पिताजी मुंह फेर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। सोमेश के लिए वहां बैठना असह्य हो गया। रिश्तेदारों के चेहरों को तो उसने पहले ही भांप ली थी। वे सब दबी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। सोमेश के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिताजी से पूछे कि माँ के मरने पर 8-10 घंटे के अंदर ही सारे रिश्तेदार आ गए थे। किसने किए थे इन सबको फ़ोन? क्या इसी तरह हमें भी फ़ोन नहीं किया जा सकता था? किंतु पूछने की हिम्मत न कर सका। वहाँ उसका अब दम घुटने लगा था। मेरे से मिलने का बहाना कर वह उठा और पीछे पीछे सुमंत भी चल दिया। अंदर मैं तीनों बुआओं के संग काम में व्यस्त थी। मेरे हाथ में सामान की लिस्ट थी और तीनों बुआ सामने रखा सामान मेरे अनुसार मिला रही थीं। मेघना शालिनी एक और चुप मारकर बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त सोमेश ने सोचा था कि यानी उनकी दीदी हम अपने दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ते हुए उनके गले लिपट कर फुट फुट कर रोएंगे। फिर दोनों भाई मुझे सांत्वना देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने एक क्षण के लिए उचटती नज़र उन पर डाली और पहले की तरह अपने काम में व्यस्त हो गई। तीनों बुआओं ने भी मेरा ही साथ दिया। सुमंत और सोमेश कट कर रह गए। चुपचाप मेघना और शालिनी के पास आकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना दुभर हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर स्नानादि करने का बहाना कर चारों वहाँ से भी उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस ले मैंने लिस्ट नीचे रख दी। मेरा मन माँ की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। मेरा नाम बबीता है। मैं सुमंत और सुमेश की इकलौती बहन थी। जिस रात माँ शांत हुई उससे एक दिन पहले ही मैं व छोटी बुआ वहाँ पहुँची थी। रात 1:30 बजे के लगभग माँ को घबराहट होने लगी थी। सांस ऊपर नीचे हो रहा था। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर हाथ पकड़कर रोक लिया था पिताजी को। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा, लेकिन माँ ने पुनः रोक लिया। वह टूटे स्वरों में कुछ बड़बड़ा रही थी। उन्हें आभास हो गया था कि बिछुड़ने की बेला आ गई है। अब वह नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले तो पति भी सामने न रहे। पिताजी इधर डॉक्टर को बुलाने जाते, उधर उनके प्राण विवश होकर पिताजी को ही रुकना पड़ा। माँ की उल्टी सांस चलने लगी थी और पिताजी बेबसी से अपनी जीवन सहचरी को मौत के मुख में जाते देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है, 2-2 कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियाँ हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं था। काश इनमें से कोई भी एक यहाँ होता। पिताजी रो रहे थे। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और ठाकुर जी की मूर्ति के पास रखी गंगा जल की शीशी व तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते माँ के मुख में रख चम्मच से गंगा जल पिलाने लगे। गीता का 5वां अध्याय उन्हें बचपन से कंठस्थ था। उसका पाठ करने लगे। माँ तुलसी व गंगा जल का पान करती गीता का श्रवण करती रहीं। बेटों से एक बार मिल लेने की कसक उनके मन को अंतिम क्षणों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले माह दोनों को फ़ोन किया था, किंतु बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली। यह आस मन में संजोए लगभग 8-10 मिनट वे पिताजी की बाहों में तड़पती रहीं। अंतिम सांस निकलने के पहले उन्होंने हाथ बढ़ा पिताजी के पैरों को छुआ। सामने ठाकुर जी को निहार अपने नाथ के मुखारविंद पर नजरें स्थित की और हाथ जोड़ प्राण त्याग दिए। स्तब्ध पिताजी अपनी जीवन संगिनी की निष्प्राण काया कलेजे से चिपटाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना शिकायतपूर्ण समर्पण भाव से साथ निभाया, आज वह जीवन भर उन्हें अकेला छोड़ अनंत में विलीन हो गई थी। पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा था। वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, 2-2 बेटे बहू, पोते पोतियाँ, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं।
लोगों को पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं मिलता। यहाँ औलादों की विमुखता के कारण पैसा होकर भी नहीं मिल पाया। माना मौत अटल रहती है। मगर कुछ खटपट तो की जा सकती थी। क्या फ़ायदा दो दो बेटों के होने का, इससे तो पुत्रहीनता भली थी। मेरी माँ कब से अपने बेटे बहू और पोते पोती के लिए तड़प रही थी, लेकिन सोमेश और सुमंत को तो समय ही नहीं था उनसे मिलने की। कितना अजीब हो जाता है, माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनके सारे ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, लेकिन वही बच्चे जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो एक बार घर से माता पिता से दूर जाने के बाद भी खबर नहीं लेते हैं। सुमंत और सोमेश ने कभी भी अपने मन से फ़ोन करके अपनी माँ का हालचाल नहीं पूछा था। जब भी बात होती तो पिताजी ही फ़ोन करके बातें करते थे उनसे। कितनी मिन्नतें की थी पिताजी ने अपने दोनों बेटों से कि तुम्हारी माँ तुम लोगों को आखिरी बार देखना चाहती है, पर कोई फ़ायदा नहीं, छुट्टी नहीं मिल रही है बोलकर फ़ोन कट कर देते थे। और ऐसे ही क्षण में उन्होंने वह कठोर निर्णय लिया। आंसू पोंछ माँ की निष्प्राण काया पर चादर ओढ़ा, गमले से 2 पुष्प तोड़ उन पर चढ़ाए और दरवाज़ा खोल घर के बाहर आए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साय साय कर रही थी। छड़ी टेकते हुए वे कॉलोनी के बाहर मेन रोड पे आए। वहाँ एक एसटीडी बूथ था। बूथ का मालिक वहीं रहता भी था। घंटी बजा उसे जगाया। उसके दरवाज़ा खोलने पर असमय जगाने के लिए माफ़ी मांगी और छोटी बुआ को फ़ोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त मना कर दिया कि दोनों बेटों और उनके ससुराल वालों को छोड़कर बाकी सब रिश्तेदारों को सूचित कर देना। हतप्रभ रह गई बुआ, ऊहापोह करने लगी, लेकिन पिताजी ने कसम दे मुंह बंद कर दिया। फ़ोन कर पिताजी घर लौटे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही गाँव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ वह मोटरसाइकिल से आ गई। आते ही पिताजी के गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन की पीड़ा रोके नहीं रुक रही थी। वे भी बच्चों के समान बिलखने लगे। चुटकी एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ और फूफा जी उन्हें बाहों में भींच ढांढस बंधा रहे थे। 2 घंटे बाद मैं भी अपने पति व बच्चों के संग आ गई। थोड़ी ही देर बाद बड़ी व मंझली बुआ भी फूफा जी व बच्चों के संग आ गई। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा, अच्छा लगेगा 2-2 बेटों के रहते कोई अन्य चिता को अग्नि दे। पिताजी की रुंधी आवाज़ अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप यह तो ज़रूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। जीते जी क्या कम जला चुके हैं वे इसे, अब मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, कौन फूंक रहा है। पिताजी ने 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया। उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। सुबह 10 बजे तक और रिश्तेदार भी आ गए थे। 11 बजे महायात्रा आरंभ हुई। उन्हें मुखाग्नि पिताजी ने स्वयं दी। सुमंत ने ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक व अंदरूनी कक्ष में आकर बैठ गए। सुमंत एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका मन बेहद अशांत था। मस्तिष्क में विचारों के अंधड़ चल रहे थे। पिताजी के मात्र एक निर्णय ने उसके व सोमेश के व्यक्तित्व का एक एक तिनका उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। समस्त रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने स्वयं ही दोनों बेटों व उनके ससुराल वालों को समाचार देने से मना कर दिया था। न कहते हुए भी सब समझ गए थे कि एक अशक्त असहाय वृद्ध ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यही नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र भी सिर्फ अपना ही नाम दिया, बेटों का नहीं। ये पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पोस्ट हुए। दूर दूर के रिश्तेदारों को भी बस नहीं हुए तो सुमंत, सोमेश व उनके ससुराल में। ग्लानि से सुमंत की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक भारी समस्या और थी, माँ का 12वां। 3 दिन बाद 12वें पर पुनः समस्त रिश्तेदारों का जमघट होने वाला था। कैसे करेगा वह सबका सामना। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बंधती है। पिताजी ने इस रस्म के लिए भी स्पष्ट इनकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। अब इसके लिए क्या जवाब देगा सुमंत रिश्तेदारों को। पगड़ी नहीं होने का कारण तो सब खोद कर पूछेंगे। राय सुमंत और सुमेश ने अभी कुछ समय पूर्व ही पिताजी से लगभग घिघियाते हुए इस रस्म के लिए यह याचना की थी, लेकिन पिताजी ने शुष्क सपाट स्वरों में लताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी की रट लगाने से? पगड़ी इसे बनती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे जी चुराया हो तो क्या मतलब है बेफुजूल ढोंग करने से।
इस साफ गोई पर सुमंत और सोमेश कट कर रह गए। गरुड़ पुराण के बाद सुमंत धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला। फिर एक दूरस्थ कॉलोनी में जा वहाँ के एसटीडी बूथ से अपनी व सोमेश की ससुराल फ़ोन लगाया। संक्षिप्त ने पिता की नाराज़गी बतला दी। गिड़गिड़ाते हुए गुहार की किसी तरह पगड़ी के लिए राजी करवा ले। अगली ही सुबह मेघना और शालिनी के माता पिता व अन्य परिजन भी टैक्सियों में भरकर बदहवास आए और हाथ जोड़ माफ़ी मांगी और पिताजी से विनती भी की। पिताजी के मुख पर अक्कड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वे आत्मीयतापूर्वक उन्हें आश्वस्त करने लगे। आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब। मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराज़गी रही? हमें खबर ही नहीं कि ऐसा है। पिताजी के चेहरे पर कूटनीतिक मुस्कान उभरी। जिनके पत्र आते रहते थे कुशल क्षेम के उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वही खबर करवा सका। दोनों समधी कट कर रह गए। पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उलाहना जो दे दिया था। एक क्षण चुप रहे बड़े समधी ने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार रखा, हमें तो सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था। आप यदि एक बार भी पत्र डाल देते। अरे मैं तो समझता रहा आप सब जानते होंगे। नहीं, मामला संभलते देख बड़े समधी में कुछ उत्साह जगा। हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है। पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती थी। आपने कभी पूछा नहीं कि वे सास ससुर के पास कब जाती हैं? जी सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोतियों से मिलने की? दोनों समधी और उनके परिजनों को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का टुकड़ा बयां कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रूंधी आवाज़ अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप यह तो ज़रूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है? समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टा खुश ही होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है, स्वतंत्र है अपने गृहस्थी में। लेकिन यदि उनकी बहू भी इसी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तब? वे काँप उठे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने अश्रुपूर्ण चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब वे ऐसा कदापि नहीं करेंगी। खैर, इसे आजमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उनके कंधों को थपथपाया। मैंने दूसरे इंतज़ाम कर लिए हैं। और 12वीं के दिन इन इंतज़ामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने के पहले बड़े फूफा जी ने घोषणा की, यह मकान पिताजी ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 16 छात्र रह सकेंगे। माँ के ज्ञाने बेच पिताजी ने स्कूल के संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल व पिताजी की देखभाल अच्छी तरह कर लेगा। उनके बाद यह सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही मेघना व शालिनी शर्म से गड़ गईं। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था उसकी कालिमा कालिक बनकर उनके अंदर सुंदर चेहरों पर पुत गई थी। तो यह थी माता पिता की दुख भरी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।